नमस्कार दोस्तों। सिविल सर्विसेज के 2018 के एग्ज़ाम में मेंस में एक प्रश्न पूछा था कि जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों मतलब कि संगठन को धारण कर रही है। कि जाति व्यवस्था में नई नई पहचान आ रही हैं, जैसे जातिगत पहचान, आरक्षण जैसे पहचान, है ना। तो इससे कुछ नए संगठन भी बन रहे हैं। इसलिए निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जाति व्यवस्था को उन्मूलन नहीं किया जा सकता। इसके बारे में बताना है। तो क्या जो नई नई पहचानें आ रही हैं, आरक्षण, राजनीति, कुछ और चीज़ें, उसके वजह से ये जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं हो सकता, इसके बारे में टिप्पणी करना था। तो पढ़ते हैं कुछ एनसीईआरटी की बातें। जाति और राजनीति। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी हैं। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है, तो दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह है। जैसे महिलाओं को अगर हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं राजनीति में, तो ये सकारात्मक है, और अगर राजनीति में सांप्रदायिकता हो रही है तो यह नकारात्मक है। अब हम देखेंगे जातिगत असमानताएं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। अब मेंस में ऐसे क्वेश्चन जैसे आंसर लिखना है तो ये सब लाइनें जो हैं उसमें डाल सकते हैं कि लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। इनमें उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है, न महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरे जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। तो यह जाति व्यवस्था असमानताएं। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों में भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। वर्ण व्यवस्था क्या होता है? जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में उनके नीचे रहेंगे। यानी जाति व्यवस्था का एक पदानुक्रम बनाना, ये वर्ण व्यवस्था है। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। ये पॉइंट हम डाल सकते हैं अपने आंसर में कि जैसे पूछा था क्या उसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता, तो बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है यानी उन्मूलन किया जा सकता है। इस क्षेत्र में देखा जाए तो बदलाव आ रहा है। कैसे? कि डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर,
इन लोगों ने मिल करके जो प्रयास किए उससे आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। इसमें हम बता सकते हैं कि 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी उसका भी जाति पर क्या असर पड़ रहा है, क्या बदलाव उसमें हो रहे हैं। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रहता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्तरां में आपकी मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। तो यहाँ पर देखने बदलाव आ रहा है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध है। यहाँ ऊपरी बॉक्स में पढ़ें, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। जो नई नई पहचान धारण कर रहा है उसमें हम जनगणना को भी ले सकते हैं। एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ले लें, आरक्षण, जनगणना और जाति के आधार पर सुविधाएं कई बार मिलती हैं, तो इससे भी जाति का उन्मूलन नहीं हो सकता, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन फिर उसका काउंटर इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समावेशन बढ़ता है वैसे वैसे जाति प्रथा कमज़ोर पड़ती है। धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं ठीक वैसा ही फार्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता तो फार्म में भी इसे वैसे ही दर्ज कर दिया जाता है। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। आज़ादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफ़ी बढ़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा नहीं बदला है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। ठीक है, 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है और मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। हिंदू, जैन, ईसाई की संख्या 1961 के बाद से मामूली रूप से घटी है। हिंदू, जैन, ईसाई और मुस्लिम, सिख और बौद्ध की जो प्रतिशतता है वो मामूली रूप से बढ़ी है हिस्सा। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, इसे सच्चर समिति के नाम से जाना गया,
के आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी यह बढ़कर 3-4% ही रहेगी। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूहों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है। अनुसूचित जातियों में, जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियां आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अनुसूचित जनजातियों में, जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से मेलजोल नहीं था। 2000 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% है और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% है। यह आंकड़ा ध्यान रखें, आंसर राइटिंग में इसको हम कोट कर सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 16.6% है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है परसेंट में वो 8.6% है। जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती थी। इनकी चर्चा हम करेंगे। पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है? अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ी जातियाँ, पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है, इस बात को लेकर कोई एक स्पष्ट अनुमान नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-05 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41% है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 है। तो पूरे जो हिंदू हैं वो 79.8% है भारत में, मुसलमान 14.2%। ये सभी आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। हिंदू हैं 79.8%, मुसलमान 14.2%। उसके बाद नंबर आता है ईसाई का 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, अन्य धर्म 0.7%, कोई धर्म नहीं माने नास्तिक तो 0.2%। यहाँ पे देखें हिंदू कितने हैं? 79.8%, मुस्लिम 14.2%, फिर सिख मतलब ईसाई है 2.3%, 2.3% है ईसाई। सिख हैं 1.7%, फिर बौद्ध हैं 0.7%, जैन हैं 0.4% और नास्तिक हैं 0.2%। ये सब आंसर राइटिंग में हम लगा सकते हैं चार्ट बना करके। राजनीति में जाति, सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं। दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता है। ये मतलब एक कट्टरता की निशानी ये है कि हम सब के जो हित हैं वो एक हैं, हम सबसे अलग हैं और हम सब मिलकर के एक रहेंगे। तो ये जो एक और सबसे अलग अलग रहने वाली भावना है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो विभाजन है उसको बढ़ाती है। जैसा कि सांप्रदायिकता के मामले में देखा है, यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू ज़रूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है।
राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। ये सब बातें कितना बढ़िया हम आंसर में आप डाल सकते हैं कि राजनीति और जाति का क्या आपस में संबंध है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल जाएं। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। इससे कंपटीशन आ जाएगा। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर अक्सर निर्णायक असर होता है। जाति के अंदर राजनीति। अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है। इसका मतलब यह नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती जाती राजनीतिग्रस्त यह चीज अनेक रूप ले लेती है। जो प्रश्न था कि जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और साहचर्य रूपों को धारण कर रही है, मतलब जाति व्यवस्था में नई नई पहचान में एक राजनीति है, आरक्षण है, योजनाएं हैं, ये सब चीज़ें हैं। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती हैं। चूँकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लाने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद और मोल तौल होता है।
राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। मतलब अनुसूचित जाति में भी कुछ अगड़े हैं, कुछ पिछड़े हैं। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं और एक तरह से यही चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमज़ोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने का तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए ज़मीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा का भी रूप बढ़ावा देता है। जातिगत असमानता। आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है, क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गैरकानूनी हो गई हैं, पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा है, उसका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानताएं भी उभरी हैं। निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। आज ऊंची या नीची किसी भी जाति में बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग देखे जा सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था। तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी बमुश्किल ही ढूंढने मिलता था। जैसा कि राष्ट्रीय सरकार के आंकड़े बताते हैं, औसत आर्थिक हैसियत, जिसे मासिक खर्च जैसे हिसाबों से मापा जाता है, अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती हैं। यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियां बीच की स्थिति में हैं। हर जाति में लोग गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में ज़्यादा बड़ी संख्या सबसे निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। इस मामले में भी पिछड़ी जातियों के लोग बीच की स्थिति में हैं। आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।